बच्चों, थर्ड ईयर में जो अपने फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और विचारधारा, उसमें अपन अरस्तू के विचारों को आगे अपन आज देखेंगे। उसके कल अपन ने क्रांति के बारे में उसके विचार को देखा था। आज अरस्तू के आदर्श राज्य की चर्चा करेंगे कि अरस्तू का आदर्श राज्य क्या है और उसके मुख्य तत्व क्या है। अरस्तू से पहले भी कई विचारकों ने, खासकर प्लेटो ने आदर्श राज्य की चर्चा की। इसलिए अरस्तू के बारे में विचार करते हुए जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि अरस्तू का जो आदर्श राज्य है वो असल में प्लेटो का एक जो सेकंड बेस्ट स्टेट था, द्वितीय आदर्श राज्य था। क्योंकि अपने को याद हो तो मैंने कहा था कि प्लेटो का एक आदर्श राज्य जो था, प्लेटो का एक सिद्धांत जो था आदर्श राज्य का, वो ऐसा था कि जिसको वास्तविक अर्थों में प्राप्त नहीं किया जा सकता, रियलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए एक सेकंड बेस्ट स्टेट की भी अवधारणा दी। और अरस्तू का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट ही है कुल मिलाकर, ऐसा कहते हैं। और इसलिए भी क्योंकि अरस्तू प्लेटो का आलोचक भी था, अरस्तू प्लेटो का विद्यार्थी भी था, उसकी एकेडमी में पढ़ा भी था। तो इसलिए प्लेटो के आदर्श राज्य की परिकल्पना को भी वो थोड़ा आगे बढ़ाता है। सेबाइन कहता है कि जिसे अरस्तु आदर्श राज्य मानता है वो प्लेटो का उप आदर्श या द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। अरस्तु अरस्तु आदर्श राज्य पर पुस्तक ही नहीं लिखता, अपितु आदर्श राज्य के आदर्शों पर भी पुस्तक लिखता है। इसी तरह से एवेंस्टीन का मत है कि अरस्तु का आदर्श राज्य वह है जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। इसे भी मनुष्य द्वारा अपूर्ण विश्व में साकार रूप प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। मैक्सी भी कहता है कि प्लेटो नवीन जगत में उड़ने वाले वायुयान में बैठा हुआ व्यक्ति है जो बादलों के परे जाकर उस भूमि के पर्वत, समुद्र तट आदि की करीबी रेखा को आंकता है। अरस्तु ऐसा इंजीनियर है जो वहां जाकर नए भावों का निर्माण करता है। तो कुल मिलाकर अरस्तु का जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य है, वो प्लेटो का उप आदर्श राज्य ही है ना। अब आदर्श राज्य के उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले आदर्श राज्य के हिसाब से, अरस्तु के हिसाब से आदर्श राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की उपलब्धियां हैं तथा ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक साधनों की व्यवस्था करना है। उत्तम जीवन की परिभाषा देते हुए बाद में जो एक बड़े राजनीतिक वैज्ञानिक हुए, बारकर, उन्होंने कहा कि एक ऐसा जीवन जो उत्तम कार्य और उत्तम आचरणों से गढ़ा जाता है, नैतिक व बौद्धिक सद्गुण ही जीवन का निर्माण करते हैं। अरस्तु का कथन है कि जो राज्य स्वयं अपने जीवन को और नागरिकों के जीवन को इन श्रेष्ठ तत्वों से परिपूर्ण कर सकता है, वही आदर्श राज्य कहला सकता है। अतः ऐसा उत्तम जीवन जो व्यक्ति को भौतिक, नैतिक और आत्मिक संपन्नता प्रदान करता है, प्राप्त करना आदर्श राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। सेबाइन इसको और आगे बढ़ाते हुए समझाता है कि आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आदर्श सामग्री की आवश्यकता होगी। यह राजनीतिज्ञों और विधि निर्माताओं का कर्तव्य है कि वे अपनी आदर्श राजनीतिक रचना के लिए उपयुक्त साधन एवं सामग्री एकत्रित करें, क्योंकि वही आदर्श राज्य के निर्माता है। अब आदर्श राज्य के उद्देश्य तो उत्तम गुण, उत्तम जीवन की व्यवस्था करना है, ये कह दिया अरस्तु ने। अब आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होगा, जो खासकर स्वरूप और उसके निर्माणकारी तत्व यानी कि आधारभूत तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में अरस्तु कहता है कि सबसे पहला जो तत्व है, हालांकि कई सारे तत्वों की चर्चा करता है इस क्षेत्र में, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, चरित्र, स्थिति, आकार, जनसंख्या, भूमि, राज्य के निवासियों के गुण, चरित्र इत्यादि सभी पर विचार व्यक्त करता है और इन्हें राज्य के निर्णायक निर्माणकारी तत्व के रूप में मानता है। सबसे पहले जो है वो है जनसंख्या। अब राज्य की जनसंख्या के बारे में, क्योंकि अपन जब राज्य के बारे में, मैं एक चीज और बता दूं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपन ने कि राज्य क्या चीज है। हम जानते हैं कि राज्य विशेष रूप से एक ऐसा राजनीतिक संगठन है, एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें चार प्रमुख अनिवार्य तत्व, कम से चार अनिवार्य तत्व होने चाहिए सामान्य अर्थों में, जैसे गार्डनर जिसकी परिभाषा करता है जनसंख्या, भूभाग, सरकार और फिर संप्रभुता, है ना। तो अरस्तु को अपन देखें, अरस्तु क्योंकि प्राचीन काल में राज्य की अवधारणा प्रस्तुत कर रहा था, नगर राज्यों के संदर्भ में कर रहा था। सबसे पहले जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या अरस्तु का के बारे में अरस्तु का कहना है कि जनसंख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए, न बहुत अनमैनेजेबल यानी बहुत अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि राज्य उन सबका अच्छे से, उनके लिए उत्तम जीवन की व्यवस्था कर सके।
और इसलिए जैसे प्लेटो ने राज्य एक आदर्श राज्य की जनसंख्या अपने हिसाब से उस समय 5040 रखी थी, और अरस्तु कहता है कि 10,000 की जनसंख्या एक आदर्श जनसंख्या होगी। हालांकि हम अगर तुलना करें तो वर्तमान में ये जनसंख्या बिल्कुल ही इतनी कम लगती है, जहां पर चीन, भारत जैसे विशाल विशाल जनसंख्या वाले राज्य भी हैं, वैसे वहाँ छोटे राज्य भी हैं, वेटिकन जैसे। लेकिन जो उस समय अरस्तु ने कहा था कि एक ऐसी जनसंख्या होनी चाहिए, और एक जनसंख्या अपने हिसाब से उन्होंने बताई 10,000 की जनसंख्या। दूसरा जो ये है वो है भूमि, यानी भौगोलिक क्षेत्र, भूमि। अब भौगोलिक क्षेत्र या भूमि का मतलब है, अरस्तु का कहना है कि राज्य के पास जो भौगोलिक क्षेत्र या भूमि होनी चाहिए, वो बहुत न तो बहुत छोटी होनी चाहिए, न ही बहुत अधिक बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि यदि भूमि बहुत अधिक छोटी होगी तो लोगों को आजीविका चलाना कठिन होगा, और अत्यधिक बड़ी हो गई तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर विलासिता का जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे। इसलिए भूमि का आकार इतना ही होना चाहिए कि किसी ऊंचे स्थान से उसे आसानी से देखा जा सके। अब ये भी बड़ा, ये सब मैं कह रहा हूँ कि नगर राज्यों के संदर्भ में था। ये प्राचीन यूनानी नगर राज्य बहुत छोटे थे, इसलिए कहता है कि नगर राज्य आदर्श राज्य इतना होना चाहिए कि इसे ऊंचे स्थान से देखा जा सके। आज के संदर्भ में शायद ये अव्यवहारिक ही लगे, और साथ में ये कहता है कि उसकी रक्षा भी उचित रूप में हो सके, है ना। राज्य की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जिससे वहाँ उत्पादन हो सके और वहाँ के निवासियों को कोई अभाव न हो सके। इस संबंध में अरस्तु कहता है कि विस्तार और आकार की में भूमि ऐसी होनी चाहिए कि उस पर निवास करने वाली जनता संयम और उदारता से समन्वित अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, है ना। भूमि के बारे में तीसरा जो तत्व है वो है स्थिति, यानी आदर्श राज्य की स्थिति। स्थिति के बारे में अरस्तु ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि आदर्श स्थिति वह है एक आदर्श राज्य की, इसमें जल यानी कि जल स्थल दोनों भागों से आसानी से पहुंचा जा सके। ऐसी स्थिति सुरक्षा और व्यापार दोनों दृष्टियों से लाभप्रद है। आज भी कहते हैं इसी स्थिति में, क्योंकि जो लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए राज्यों को काफी परेशानी होती है, काफी दिक्कत होती है। जैसे आप देखें नेपाल है, जैसे आप देखें मध्य एशिया के देश हैं, उनको जब तक आपकी जलीय सीमा नहीं होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, वाणिज्य और बहुत आवागमन, परिवहन, इसमें काफी दिक्कत आती है। तो प्लेटो ने इस बात को कहा है कि स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि एक्सेसिबल होना चाहिए, पहुंचने के लिए जल और थल दोनों मार्ग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति नागरिकों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायता देती है ना। इसके बाद जो एक और बिंदु है वो है ऐसा नागरिकों का चरित्र। नागरिकों के चरित्र पर भी अरस्तु का कहना है कि राज्य की श्रेष्ठता, आदर्श राज्य की श्रेष्ठता वहां के नागरिकों के चरित्र की श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। राज्य के नागरिकों में उत्साह, बुद्धि, आत्मसंयम, न्यायप्रियता जैसे गुणों का होना आवश्यक है, और ये गुण ही चरित्र की श्रेष्ठता के परिचायक है। फिर एक और बिंदु है, वो है कहते हैं कि सामाजिक संगठन। आदर्श राज्य की सामाजिक संरचना पर भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्य की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं बताई हैं, जैसे भोजन, कला कौशल, सुरक्षा, धन संपत्ति, सार्वजनिक पूजा, सार्वजनिक हित। और इसके हिसाब से सामाजिक संगठन को भी कहता है, भोजन कृषक वर्ग, कला कौशल कारीगर वर्ग, सुरक्षा सैनिक वर्ग, धन संपत्ति पूंजीपति वर्ग, सार्वजनिक पूजा पुरोहित वर्ग, सार्वजनिक हित प्रशासक और न्यायाधीश। तो इस तरह से वो सामाजिक संगठन के एक व्यवहारिक और अच्छे संगठित स्वरूप की चर्चा करता है, जो कि आदर्श राज्य में होनी चाहिए। जैसे युवा वो अपने राज्य में इस बात का ध्यान रखता है कि जो गुण हैं उसके हिसाब से ही कार्य दिए जाने चाहिए राज्य के द्वारा। जैसे युवावस्था में सैनिक कार्य, प्रौढ़ावस्था में शासन कार्य, और वृद्धावस्था में वो पुरोहित का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार वो प्रत्येक नागरिक को ये तीनों कार्य सौंपता है। फिर संपत्ति और परिवार, अरस्तु प्रत्येक नागरिक के लिए व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक समझता था। प्लेटो के विपरीत, प्लेटो जो है ना, अभिभावक वर्ग के लिए, गार्जियन क्लास के लिए संपत्ति नहीं सिफारिश करता था। अरस्तु ने सबके लिए संपत्ति की बात की है, और हालांकि राज्य के कुछ संपत्ति पर वो संपत्ति के कुछ हिस्से पर सार्वजनिक संपत्ति स्वामित्व का भी समर्थन करता है। फिर परिवार, व्यक्तिगत परिवार, अरस्तु प्लेटो के विपरीत नागरिकों के नैतिक, चारित्रिक और सांसारिक सुखों के लिए व्यक्तिगत परिवार की अनुमति नागरिकों को प्रदान करता है। लेकिन विवाह पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। प्लेटो की ही भांति कुल राज्य विवाह की आयु निश्चित करे,
और उस जिससे कि राज्य की सेवा करने वाली अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी स्वस्थ और सक्षम हो सके। फिर आदर्श राज्य में शिक्षा। आदर्श राज्य में लोगों को सुखमय बनाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है और अरस्तू की मान्यता है कि शिक्षा वह साधन है जो मनुष्यों की आदतों का परिमार्जन करने तथा उसकी विवेकशीलता को यथोचित प्रोत्साहन देने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी। यानी शिक्षा व्यक्तियों को गुणशील और नियम पालक बनाता है और इसलिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के उद्देश्य भी जो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही करना है, अंततः राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। और वो शिक्षा के विविध स्वरूपों की भी चर्चा करता है। फिर बाद में आदर्श राज्य के शासन के स्वरूपों की भी चर्चा वो करता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। 3 प्रकार के शासन के स्वरूपों की चर्चा करता है, यानी कि मोनार्की, राजतंत्र, टायरनी, जो तानाशाही, फिर उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, फिर वर्ग तंत्र, ओलिगार्की, फिर पॉलिटी, राजनीति, फिर उसका लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। और इस तरह से ये राज्य, आदर्श राज्य के प्रमुख तत्व इस तरह से अरस्तू ने इसकी चर्चा की है। और कुल मिलाकर आदर्श राज्य का अरस्तू का जो उप आदर्श राज्य है उसकी भी चर्चा की जाती है, जो कि एक तरह से वर्ग तंत्र है। वर्ग तंत्र है, मध्यम वर्ग का तंत्र है, उसका उप आदर्श राज्य। ये अरस्तु के आदर्श राज्य की परिकल्पना है और जिसके हिसाब से अरस्तु को प्लेटो के जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ आदर्श राज्य है उसको अरस्तु अपना सर्वश्रेष्ठ आदर्श राज्य मानता है। इसके बाद की चर्चा अपन अगले अध्याय, अगले व्याख्यान में करेंगे विचारकों का।